अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे और अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। मैंने लास्ट चंद सीरीज़ ऑफ लेक्चर में, मे बी 8 और 9 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप किया, ख़त्म किया। अब चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल हैं, बहुत क्रूशियल, बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर का। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस से काम लेते हैं और इनमें से बहुत सारे सवाल यहाँ छोड़ देते हैं या न्यूमेरिकल्स करने की जहमत नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को ये कहना होता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास नोट्स हैं, हम घर में नोट्स देख के कर लेंगे, या हम न्यूमेरिकल्स नोट्स देख के सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा एक जवाब ये होता है कि इफ़ यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ नोट्स, सो यू डू नॉट नीड टू हियर एनी लेक्चर। तो ये बात गलत है, ये सिरे से गलत है, ये गैर मंतकी बात है। हर बंदा नोट्स को देख के उसकी रमज़ को, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता। और अगर नोट्स ही सारा कुछ हों तो कॉलेजेस और स्कूल्स और अकेडमीज़ की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करें कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो उसका जवाब आप खुद ही देने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, देखने वाले यही कहेंगे कि बच्चा जो है बहुत मेहनत कर रहा है। आपके आसपास वाला जो भी शख्स खड़ा होगा वो देख के आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो आपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है साथ मेरे, और बाद में मैं उसी क्वेश्चन का जब सही जवाब आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने क्वेश्चन बताया मुझे वो ठीक था या गलत। इससे आपकी अपनी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ तो यू विल हैव अ रजिस्टर विद यू, अ पेन विद यू। आप रजिस्टर और पेन अपने सामने रखेंगे। जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा उससे आप नोट करेंगे। आपने ये नहीं समझना घर बैठ के कि मेरे पास नोट्स हैं तो कोई मसला नहीं, मैं नोट्स में से देख के कर लूँगा। आपने मेरे साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल होते हैं, न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आपने ईजी नहीं समझना, यानी उसको बिल्कुल हल्का नहीं लेना कि कोई मसला नहीं भी करेंगे तो खैर है। आप ये सोच लें कि आप जो बैठे हैं तैयारी करने के लिए वो 85 मार्क्स फुल 85 आउट ऑफ 85 की तैयारी करने के लिए बैठे, 100% तैयारी करने के लिए बैठे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा भी 85 से कम मार्क्स ले। मैं जानता हूँ कि मेरा हर बच्चा 85 लेने के कैपेबल है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ले यार एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। किताब मेरे सामने है, मैं सवाल देखता जाऊंगा और जवाब आपने सोचते जाना है। पहला सवाल है, तो मुझे लगता है मैं जीतो पाकिस्तान खेल रहा हूँ। पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस सवाल को मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे तमाम लेक्चर सुने हुए हैं तो मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाते हुए कहा था कि ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के ऊपर एक दायरा भी बना लें और इंपॉर्टेंट में लिख लें। ये पास्ट पेपर्स में कई दफा आया हुआ है। अगर आप पास्ट पेपर्स निकालेंगे, यूनिक नोट्स निकालें, तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल पास्ट पेपर्स में बेशबहा दफा आया हुआ है। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करें, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को डिफाइन करें। मैं सबकी डेफिनेशन आपको एक एक लम्हे में बता देता हूं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, टॉपिक वाला लेक्चर भी निकाल के सुनिएगा दोबारा और अभी भी जरा गौर से सुन लें। यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि हर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें लाजमी है। वो दो चीजें कौन कौन सी लाजमी है मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर है मेरे पास, इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट मैं दो तरह से कर सकता हूं, दो चीजों के साथ कर सकता हूं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एक कैप है, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो ए कैप है इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर दैट हैज द मैग्नीट्यूड यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी बोले तो 1 है, हैविंग डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मगर इस वेक्टर का काम ये होता है कि उस वेक्टर जो कि दिया गया है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। सो ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और आपको बताया था कि हर एक्सेस का यूनिट वेक्टर भी होता है। एक्स एक्सेस के लिए आई, वाई के लिए जे, और जो जेड है उसके लिए के। राइट, बात समझ में आती है? सो यूनिट वेक्टर इज ऑल ऑफ देयर। हमारे पास यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला भी आ गया। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आगे सवाल आएंगे, करवाऊंगा यूनिट वेक्टर फाइंड करना। देन देयर इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बताया था, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताए। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0 0, मुझे इस पॉइंट की लोकेशन पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो कि इस पॉइंट तक आएगा। अब इस वेक्टर की लेंथ मुझे इसका फासला बताएगी, ये पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट ए है, वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट बी है, ए बी, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, हाउ इट कैन बी रिटन, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो ये भी मैंने करके दिखाया था आपको, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चों। So position vector, a vector that gives you the location of a point with respect to x-axis. Component of a vector की definition मैंने आपको components of vector, rectangular components of vector में बताई थी। मैं definition बोल देता हूँ, definition is enough। definition component किसे कहते हैं, मैंने समझाया था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर a है, इसे मैंने हेड टू टेल रूल से ऐड किया वेक्टर b के साथ, हेड टू टेल रूल से एडेड है, तो जो वेक्टर नया आएगा दैट इज दिस वन, ये वेक्टर c है, दिस c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि a और b इस c के कंपोनेंट्स हैं, यानी a और b को मिलाया तो c बना। कंपोनेंट का मतलब होता है जुज। अगर आपसे मैंने एग्जांपल ये दी थी, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप ये कहेंगे दूध, पानी, पत्ती, इन चीजों को मिलाया जाए तो फिर चाय बनती है। यानी दूध चाय का कंपोनेंट है, पानी चाय का कंपोनेंट है, पत्ती चाय का कंपोनेंट है, इसी तरह ए सी का कंपोनेंट है, बी सी का कंपोनेंट है। अब आप इस बात को समझ तो आप गए कंपोनेंट क्या चीज है, इस बात को आप डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे अहम बात, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। कंपोनेंट डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी खास डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो वेक्टर की वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, उसे कंपोनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस वेक्टर c का कंपोनेंट, ये तीर का निशान डालना मत भूलिए, ये जो वेक्टर c है इसका कंपोनेंट x एक्सिस में क्या होगा, तो आप कहेंगे वेक्टर c की इफेक्टिव वैल्यू इन x एक्सिस इज a, along y एक्सिस इट्स इफेक्टिव वैल्यू, इट्स कंपोनेंट इज b। बात समझ में आती है बच्चों। अगला सवाल इंतहाई अहम, पास्ट पेपर में बहुत दफा आ चुका है, मजाक मत उठाइएगा। इस एक्सरसाइज के बेशतर सवाल मैं आपको यही कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करें। आपको याद होगा मैं आपको जब पहला दिन था क्लास का, तो मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर में से कितनी वेटेज के क्वेश्चंस बनने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की वेटेज अच्छी खासी है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। मैंने चैप्टर शुरू करवाने से पहले बताया था कि इसमें से 10-12 नंबर के सवाल बनने हैं, और बल्कि 18 नंबर के सवाल बनने हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसमें से जो बनते हैं। तो जो सवाल इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसे सीरियस लेके मार्क करते चले जाना। दूसरा सवाल, वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कहते कि यार 3 वेक्टर्स हैं, उन्हें ऐड करूं तो जीरो आ जाए, जीरो यानी नल वेक्टर आ जाए, जवाब ना आए। बताओ भाई वो वेक्टर्स कैसे होंगे, जरा सोचें। 3 वेक्टर्स को ऐड करना और साथ साथ सोचते ऐसे जाएं कि आप सवाल को हल कर रहे हैं। 3 वेक्टर्स को ऐड ऐसे करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, और ऐड ऐसे करना है कि उनका जवाब नल वेक्टर आए या ना आ सके, जवाब हो ही ना उनका। वो उन तीनों को ऐड करें और वो तीनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल है यार, देखिएगा। थ्री वेक्टर्स आपने मेरे साथ साथ देखना है। एफ मान लें कि ये ए है, हेड टू टेल रूल से इसके ऊपर बी जोड़ दिया, ऐसे क्या, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल जोड़ी हुई है, और हेड टू टेल रूल के साथ ही इसके साथ आगे मैंने सी जोड़ दिया कि वह वापस उसी पोजीशन पे आ जाए जहां से शुरू हुआ था। क्लोज फिगर बन गई, ट्रायंगल बन गया। क्या तीनों हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो भाई रिजल्टेंट कहाँ जोड़ूं अब? ये तो 3 वेक्टर्स हो गए ना जिनको ऐड किए, रिजल्टेंट की जगह बची। रिजल्टेंट की जगह क्या होती है? पहले की टेल से रिजल्टेंट की टेल और आखिरी के हेड से रिजल्टेंट का हेड। तो
तो भाई यहाँ पे आखिरी का हेड और पहले की टेल तो वैसे ही मिल रही है, तो रिजल्टेंट की तो जगह ही नहीं बची। तो इस सिचुएशन में याद रखिए a प्लस बी प्लस सी दैट विल गिव यू अ नल वेक्टर, जीरो नहीं लिखना, दैट विल गिव यू अ नल वेक्टर, वेक्टर की बात हो रही है। सो याद रखिएगा अगर जवाब क्या है, अगर तीन वेक्टर्स आपस में एक ट्रायंगल फिगर बना रहे हो, एक क्लोज्ड फिगर बंद शक्ल बना रहे हो, तो याद रखिएगा उन तमाम वेक्टर्स, उन तीनों वेक्टर्स का सम जो है दैट विल बी अ नल वेक्टर, राइट। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये सवाल एमसीक्यूज के लिए बड़ा अहम, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। फिर उसके बाद पूछते फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइंस कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, बात जरा अहम आ गई, गौर से देखने जगह है, मेरे पास बताने की जरूरत नहीं है अभी। देखो यार, कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स हैं आपके पास। एक्स वाई प्लेन तो पहले बनाए ना, एक्स वाई प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो कहता है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। तो यार नेगेटिव कहां पे हो रहे हैं, अगर पहले में हो तो दोनों पॉजिटिव है, अगर दूसरे में हो तो दोनों ऑपोजिट हैं, तीसरे में हो अगर लाइक दिस, अगर वेक्टर तीसरे में हो तो उसका x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। सो इफ द वेक्टर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव। फिर उसका कहता है कि बोथ आर ऑपोजिट। ऑपोजिट कब है, देखो यार, अगर तो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के ऑपोजिट साइंस। और अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के ऑपोजिट साइंस। तो याद रख लो, अगर तो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो बोथ आर नेगेटिव, अगर वेक्टर सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो बोथ हैव ऑपोजिट साइंस। बात समझ में आती है बच्चों। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, एक्सप्लेन। ये सवाल जरा समझिएगा। कहता है क्या वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक जीरो ना हो, यानी एक जीरो ना हो तो दूसरा जीरो हो, तो क्या वेक्टर खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, क्या वेक्टर जीरो हो सकता है। ये सवाल जरा समझिएगा और इसे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रहे हैं। देखिए जरा, सपोज करें कि मेरे पास एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, a वुड बी इक्वल्स टू ax का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, x का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर, राइट। ऐसे क्या, मान लीजिए कि इसके कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जीरो है, तो एक जीरो कौन सा है, हम कहते हैं कि मान लो यार ax जीरो हो गया, तो अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सो a इज इक्वल्स टू ax तो जीरो हो गया प्लस ay वैसे ही आ गया। सॉल्व करो, ay का स्क्वायर स्क्वायर काट दो तो a किसके इक्वल आ जाएगा, ay के। तो क्या a जीरो हो गया ना, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल्स टू ay। तो याद रखिएगा, अगर वेक्टर में से कोई एक कंपोनेंट जीरो हो भी जाए तो वेक्टर जीरो नहीं होता। ये कौन सा क्वेश्चन करें हम, बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जब सवाल ये आएगा पेपर में तो आपने डेरिवेशन करके बतानी है, साथ जुमले एक दो लिख देने अंग्रेजी के साथ
डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो एग्जामिनर है वो ये चीज़ चेक करेगा, इसी की बुनियाद पे आपको एवेल्युएट करेगा। अगर आपने सिर्फ एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया हुआ तो वो उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ेगा, वो क्वेश्चन आपको बगैर पढ़ेगा आर्टिकल अनलेस दिस इज द की टू सक्सेस। अगर आपने डेरिवेशन नहीं की हुई तो आपको मार्क्स मुश्किल से मिलेंगे। डेरिवेशन आपने ज़रूर करनी है साथ, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने साथ इसलिए लिख दिया। अच्छा यार, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर का कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता? तो अच्छा यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के जवाब दो मुख्तलिफ तरीकों से बन सकते हैं। बुक ने मेंशन नहीं किया हुआ कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है या जनरली किसी भी कंपोनेंट की बात हो रही है। अब याद रखिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने किताब में जो ज्यादा डिटेल डिस्कशन की गई वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे की हुई है। तो आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर होल अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखा जाता है। तो क्या इस फॉर्मूले से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ए एक्स से छोटा होगा? ना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एक्स। इसी तरह ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वाई। याद रखिएगा, वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमेशा बड़ा होता है। कंपोनेंट्स जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहते हमेशा वेक्टर से छोटे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? सो वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके जवाब में आप ऐसी डेरिवेशन छोटी सी करेंगे, बाद लेके ये वाली जो लफ्ज मैंने बोले बोल के, फिर आप ये फार्मूला लिखे, ये छोटी सी बात लिख के, छोटी सी इक्वेशन लिख के उसे आप हाईलाइट कर देंगे। आगे चलिए उसे क्वेश्चन नंबर 6 पे, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मशहूर सवाल। क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है? थोड़ा सा आप आपने जोर देना है इस सवाल पे। इस सवाल को एक्सप्लेन करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया था जब चैप्टर शुरू किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पहले या दूसरे सफे पे एक सवाल लिखवाया था, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इस चैप्टर का दूसरा सफा था, टॉप पे सवाल लिखवाया था। वहां पे मैंने बताया था कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हैविंग अ एरोहेड ऑन द टॉप। बताया था कि इस लाइन की लेंथ जो होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नीट्यूड को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? लेंथ ऑफ लाइन। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। एक बात, एक पॉइंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ को जाहिर कर रहा है, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो यार, मैग्नीट्यूड कैसे जाहिर होता है? ए इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। मान लो कि ए एक्स और ए वाई दोनों ही नेगेटिव है, फिर क्या होगा? ए माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई का स्क्वायर। जवाब लिखा जाएगा, जवाब लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जानते हो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो जवाब तो फिर पॉजिटिव आ गया। यानी कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव उस वक्त भी नहीं होगा कि जब दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाए। मैग्नीट्यूड विल स्टिल बी पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इंतहाई सिंपल है, इसे सिंपल डिस्कस करवा देता हूं। इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू नल वेक्टर,
अगर ए और बी को जमा करूं और नल वेक्टर आए, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, जवाब नल वेक्टर आ रहा है, उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या ख्याल होगा? वही ख्याल होगा जो वेक्टर्स के बारे में है, कि अगर वेक्टर्स को ऐड करके जवाब नल वेक्टर आ रहा है तो कंपोनेंट्स को भी ऐड करूंगा तो नल आएगा, जवाब जीरो जवाब आएगा। इसका मतलब क्या है? वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको पिछले लेक्चर में कि मैं यहां से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं लेफ्ट साइड पे, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं राइट साइड पे, तो भाई टोटल जवाब क्या आएगा? ऐड करके जवाब क्या आएगा? ऐड ही कर रहे हो ना टोटल के लिए, 5 इधर 5 इधर, ऑपोजिट ऐड किया, 0 आ गया। तो भाई इनके कंपोनेंट्स भी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे, जैसे ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सवाल थोड़ा सा जरा बड़ा अहम है। ये सवाल मैं आपको डिराइव करवा के दिखाता हूं। ये जरा सवाल लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स से यहां पे करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं कि सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर है ए, आप चाहते हैं कि इसके दो कंपोनेंट जो बन रहे हैं, एक ए वाई बन रहा है और एक ए एक्स बन रहा है, आप चाहते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में बराबर हो। क्या चाहते हैं? कंडीशन क्या है? ए एक्स शुड बी इक्वल्स टू ए वाई। कैसे होगा, कब होगा, ये आपने बताना है। किस सिचुएशन, किस कंडीशन पे होगा ये? एक्स आप जानते हैं ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए वाई ए साइन थीटा के इक्वल होता है। थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्या ख्याल है? ये इधर कट गया। 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लिटिल टेक्नोमेट्री, यू नो व्हाट, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज tan थीटा। So theta is equals to tan inverse 1. Do you know what is theta tan inverse 1? कैलकुलेटर पे करें, जवाब आएगा 45 डिग्रीज। यानी अगर ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो याद रखिए इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? एक अगर सवाल और कर लेते हैं, किधर 9वां सवाल, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, चैप्टर अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहन में बैठा रहे हैं, तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी आपके लिए तैयार करनी। सवाल, जब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे एक टेबल बनवाया था और कहा था याद रखिएगा वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड इनटू स्केलर। वेक्टर्स को स्केलर्स में ऐड नहीं किया जा सकता, ना सबट्रैक्ट किया जा सकता है। वजह क्या बताई थी? कहा था वेक्टर्स ऐड होते हैं हेड टू टेल रूल से, स्केलर्स ऐड किए जाते हैं अमैथमेटिक रूल से। स्केलर्स एक अलग नेचर है, वेक्टर्स एक अलग नेचर है, डिफरेंट नेचर की चीजें आपस में ऐड नहीं की जा सकती। So vectors can never be added into scalar. Why? Because vectors have different rule for their addition. Scalars have different rule for their addition, and different quantities cannot be added with each other. इसी तरह एक सवाल और, अगला सवाल बिल्कुल सेम है, इसलिए यहां पे डिस्कस करवा रहा हूं। Can you add 0 into null vector? बिल्कुल अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, कि क्या 0 को नल वेक्टर में ऐड किया जा सकता है? वंस अगेन वही प्रॉब्लम, 0 स्केलर क्वांटिटी है, नल वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है, सेम जवाब। भाई स्केलर्स को वेक्टर्स में ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ऐड किया जा सकता? डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर है बच्चों? ले जी, आज मेरा ख्याल है यहां भी बस करते हैं, इतना ही काफी है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, इंशाल्लाह 10 to 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, रोजे रखिए, रोजे एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।